नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियां, जिसके अंदर हमारे चल रही थी नवीनतम उपागम की विधियां दोस्तों, जिसके अंदर 4 विधियों के बारे में लास्ट क्लास जो हमारी संस्कृत शिक्षण विधियों क्लास नंबर 6 थी उसके अंदर देखा था। अब आज है जो बची हुई लगभग 6 या 7 विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस कक्षा नंबर 7 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और बाकी की क्लासें हैं जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप सभी क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं। एक बार ये सभी जो संस्कृत शिक्षण विधियां इसका संपूर्ण कोर्स करने के बाद हम फिर इसके लगभग 400 से 500 पर्सन है वो आपके सामने लेकर आ जाएंगे, जिससे आपको हर एक चीज है वो आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो 5वीं विधि जो आज हमारी रहने वाली है नवीनतम उपागम की, वो रहने वाली है दल शिक्षण दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि। तो शुरू करते हैं इसको। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों का कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है दोस्तों। तो देखिए दल शिक्षण, यहां पर देखिए दल शिक्षण शैक्षणिक संगठन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक एवं उनके सहायक होते हैं और ये सब मिलकर प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य करते हैं। दल शिक्षण अमेरिका में चलता है मित्रों। ये दल शिक्षण के अंदर क्या होता है मित्रों कि जब कक्षा लगती है उसके अंदर जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं वो अध्यापक, विषय विशेषज्ञ के अध्यापक, उनके अलावा उनके सहायक, वो सभी क्या होते हैं क्लास के अंदर होते हैं। सब मिलकर फिर क्या करते हैं छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। ये होता है आपका दल शिक्षण दोस्तों। इसे कुछ विद्वानों ने समूह शिक्षण तथा सहभागिता शिक्षण आदि नाम भी दिए। तो दल शिक्षण को हम समूह शिक्षण भी बोल सकते हैं, सहभागिता शिक्षण के नाम से भी इसको जान सकते हैं दोस्तों। शिक्षा शास्त्रियों ने दल शिक्षण को कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को भली भांति संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया है दोस्तों। जो शिक्षा शास्त्री है वो ये कहते हैं कि कक्षा के अंदर जो शिक्षण है यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अगर आप अच्छी तरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आप दल शिक्षण कक्षा के अंदर लागू करें दोस्तों। अब मैं यहां पे बता रहा था आपको कि अमेरिका के अंदर दल शिक्षण है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विद्यालयों में लगभग 50 वर्षों से दल शिक्षण पद्धति का प्रयोग कक्षाओं में किया जा रहा है। मतलब दल शिक्षण विधि है जो काम में कहां पर ली जा रही है, अमेरिका के अंदर काम में ली जा रही है दोस्तों। दल शिक्षण उपागम संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या है, उपयोगी होता है दोस्तों। अब देखिए दल शिक्षण के गुण, क्या क्या इसके गुण होते हैं। पहला गुण, छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को कक्षा में सुचारू रूप से पढ़ाने में सहायक होता है। छात्रों की दिनों दिन कक्षाओं में संख्या बढ़ रही है, जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो एक कक्षा के अंदर अधिक छात्र है, संख्या अधिक है छात्रों की, तो वहां पर दल शिक्षण के द्वारा आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। अनुशासन बनाए रखने में सुविधा होती है इससे। कक्षा के अंदर अगर आप अनुशासन बनाना चाहते हैं तो भी दल शिक्षण है महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के संख्यात्मक व गुणात्मक अभाव की पूर्ति में भी सहायक है। चाहे संख्या में चाहे गुण, एक शिक्षक में किसकी कमी है तो अन्य शिक्षक वहां पर उसकी क्या कर सकता है, भरपाई कर सकता है। एक बड़ी कक्षा है, आप एक ही कक्षा के अधिक छात्र हैं उनको 4 कक्षाओं में बांटकर पढ़ाते हैं, एक उनको सभी को साथ में पढ़ाकर आप सामने 3 शिक्षक खड़े करके उनको पढ़वा सकते हैं। तो संख्या यानी शिक्षकों की जो संख्या उसको भी आप है जो कंट्रोल कर सकते हैं। और जो गुण है, अगर किसी भी जो अध्यापक है उसमें किसी भी गुण की कमी है तो दूसरा अध्यापक उसकी पूर्ति करेगा। वैज्ञानिक प्रगति में तथा शिक्षकों के व्यवसायिक स्तर के विकास में भी क्या होता है, सहायक है। और स्वस्थ मानवीय संबंधों को बनाए रखने में भी दल शिक्षण सहायक है दोस्तों। अब गुण है तो यहां पर दोष तो जरूर होगा। देखिए क्या दोष है इसके, दल शिक्षण के दोष दोस्तों। दल शिक्षण के लिए बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात है, छोटे कमरों के अंदर अधिक विद्यार्थी आ नहीं सकते, तो बड़े कमरों की आवश्यकता होगी। जो ये हमारे यहां पर अगर भारत की देखिए तो यहां पर बड़े कमरे मौजूद नहीं है। एक साथ कई अध्यापकों की व्यवस्था करना भी
करने की दृष्टि से भी जटिल है, क्योंकि विद्यालयों के अंदर देखा जाए तो एक शिक्षक ही संस्कृत का नहीं मिल पाता है, तो वहां पर 3 से 4 शिक्षकों की अगर व्यवस्था करनी होगी तो नहीं हो पाएगी। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में से कुछ ही प्रकरणों को पढ़ाया जाना संभव है, पूरा पाठ्यक्रम इसके द्वारा दल शिक्षण के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। यह थी आपकी दल शिक्षण। नेक्स्ट उपागम आएगा, नेक्स्ट विधि आएगी आपकी पर्यवेक्षण अध्ययन। दोस्तों, पर्यवेक्षण अध्ययन शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो हमारा परंपरागत शिक्षण है उसके दोषों को दूर करना किसके अंदर? पर्यवेक्षण अध्ययन के अंदर। दोस्तों, कुछ विद्वान इसे निर्देशित अध्ययन विधि भी कहते हैं, निर्देशित अध्ययन विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम का प्रयोग रचना लेखन तथा उपचारात्मक शिक्षण हेतु किया जा सकता है। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर जो पर्यवेक्षण अध्ययन है इसका हम रचना शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के लिए इसको क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए, जो पर्यवेक्षण अध्ययन है इसके 4 सोपान होते हैं। इस पद्धति के प्रयोग हेतु मुख्यतः 4 सोपानों का अनुसरण किया गया है। पहले तो कीजिए कार्य का निर्धारण। पहले करना है हमें क्या चीज है जिसका हमें अध्ययन करना है, उस कार्य का निर्धारण करना है। फिर अध्ययन के लिए क्या करना है? निर्देश, अध्ययन के लिए निर्देश जारी करने। फिर है शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण विधि वहां पर लागू करनी है। और चौथा रहेगा सोपान श्यामपट सार एवं आवर्त सारणी। श्यामपट पर अंतिम सार लिखिए और आवर्त सारणी, आवर्त कार्य है वो आवर्ती कार्य नहीं, पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ाया है उसको क्या कर दीजिए? दोहरा दीजिए। दोस्तों, तो यह है पर्यवेक्षण अध्ययन के सोपान। इन 4 सोपानों के द्वारा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि है जो काम में ली जाती है। दोस्तों, बात करें पर्यवेक्षण अध्ययन है इसके गुणों की, तो देखिए इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास किया जा सकता है। पर्यवेक्षण अध्ययन के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय, खुद के अध्ययन है उसको विकसित किया जा सकता है। इसे सभी विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह नहीं है कि आप सिर्फ इससे संस्कृत ही पढ़ा सकते हैं, सभी विषय इसके द्वारा आप पढ़ा सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा छात्रों को विषय भली भांति स्पष्ट हो जाता है, अतः प्रश्नों के उत्तर लिखने में क्या रहती है? सुविधा। एक बार चैप्टर पढ़ाया, उसकी आवृत्ति आपने करवाई, तो ये लगभग है कि छात्रों के वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न देंगे आप उनको तो आसानी से वो उत्तर आपको बता देंगे। दोस्तों, इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, किस प्रकार का छात्र है, कौन होशियार है, कौन कमजोर है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंदबुद्धि वाला है, सब प्रकार का ध्यान इस विधि के अंदर रहता है। छात्र स्वयं समस्याओं का अध्ययन करते हुए समाधान तक पहुंचते हैं। खुद छात्र इसके अंदर जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं। फलस्वरूप उनमें मानसिक संतोष बना रहता है या मानसिक विकास उनका उन्नत होता रहता है। दोस्तों, अब देखिए पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के दोष क्या क्या है। देखिए, जिन विद्यालयों में संबंधित साहित्य की प्रीतियां निकालने का प्रावधान नहीं होता है वहां छात्रों का समय संबंधित साहित्य की खोज में ही नष्ट हो जाता है। अगर कोई साहित्य टॉपिक है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रीतियां, यानी कि हम अगर जो चीज है वो छात्रों के पास नहीं है और प्रीतियां अगर हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं उसकी, तो अगर उसकी छात्र खोज करेंगे तो समय ज्यादा खोज में खराब हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? अनुपयोगी विधि है। कक्षा में कुशाग्र बुद्धि छात्र विषय को शीघ्रता से समझ लेते हैं, अतः उन्हें अपने साथियों की प्रतीक्षा चर्चा करने के लिए, प्रतीक्षा है जो चर्चा करने के लिए करनी पड़ती है। जैसे ही कुशाग्र बुद्धि एक बार हम उनको बताएंगे, जो प्रतिभाशाली बालक है वो समझ जाएंगे, आवृत्ति होगी, तब तक वो दूसरी बार जब उसका अध्ययन करवाया जाएगा पर्यवेक्षण विधि का, तो वो क्या करेंगे? वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि कब इसके प्रश्न उत्तर आए। समझे मित्रों? तीसरा है विद्यालयों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पर्याप्त साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस स्थिति में यह विधि अनुपयोगी हो जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें छात्रों के स्वाभाविक व्यवहार की विकास की अपेक्षा की जाती है। जो स्वाभाविक व्यवहार है एक छात्र का, उसकी इसके अंदर क्या की जाती है? अपेक्षा की जाती है, तथा विषय वस्तु के स्वामित्व पर दिया जाता है महत्व। विषय है
उसके स्वामित्व पर बल दिया जाता है, जो कि जो एक स्वाभाविक व्यवहार है, व्यवहारिक पक्ष है एक बालक का, उसको इसमें उपेक्षित किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें छात्रों को दी जाने वाली मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभिप्रेरणा का क्या रहता है, अभाव रहता है दोस्तों। यह थी आपकी पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। सातवीं विधि जो हमारी आती है वो आती है संगणक यानी कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण। दोस्तों देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। भाषा प्रयोगशाला में संगणक एक नई उपलब्धि है। भाषा प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो वहां पर कंप्यूटर क्या है, एक नई उपलब्धि के रूप में आया है। ये मानव जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। लगभग ये मान के चलो कि मानव जीवन का एक अंग बन गया है क्या, कंप्यूटर। दोस्तों ये यंत्र मशीनी अनुवाद, कृत्रिम वाक् संश्लेषण, पाठ विश्लेषण, कोश निर्माण, विज्ञान आदि कई क्षेत्रों में सार्थक रूप से उपयोग में आ रहा है। दोस्तों अब देखिए यहां पे भाषा शिक्षण के लिए कंप्यूटर के निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। क्या क्या? पहला है संगणक समृद्ध स्मृति कोश, यानी कंप्यूटर का जो स्मृति कोश है वो समृद्ध होना चाहिए। हर प्रकार का जो कोश है वो वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। गति की तीव्रता, कंप्यूटर की जो गति है वो तेज होनी चाहिए, फुल तीव्र होनी चाहिए। कंप्यूटर भाषा की सक्षमता, जो कंप्यूटर की भाषा है, जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत ही उसके अंदर होनी चाहिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी होनी चाहिए। इसका मतलब कंप्यूटर भाषा, संगणक भाषा की सहज क्षमता होनी चाहिए, सहज कुंजी पटल होना चाहिए और दिग्दर्शन फलक की सुविधा भी उसके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों अब देखिए इसके बारे में, इस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन सन 1965 के अंदर लॉरेंस स्टानलरो तथा डेनियल डेविस ने किया। जो कंप्यूटर शिक्षण प्रतिमान है इसका प्रतिपादन किसने किया है, लॉरेंस स्टानलरो ने व डेनियल डेविस ने किया है 1965 के अंदर। यह प्रतिमान निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण का ही क्रियात्मक रूप है। जो हम निदानात्मक, हमारी 10वीं विधि रहेगी, 8वीं 9वीं और 10वीं, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण विधि, तो उसका ही क्या है, ये क्रियात्मक रूप है जो संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये थी आपकी कंप्यूटर यानी संगणक अनुदेशन विधि। आगे चलते हैं हम, 8वीं आती है हमारी अभिकर्मित अनुदेशन उपागम, अभिकर्मता अनुदेशन उपागम। दोस्तों ये शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छात्र हो और शिक्षक हो, इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया है वहां पर अभिकर्मित अनुदेशन उपागम है, ये क्या रखता है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों आर एविल के अनुसार देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन केवल मात्र स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं अपितु ये एक शिक्षण प्रविधि भी है। अभिकर्मित अनुदेशन विस्तृत अध्ययन भी करेंगे इसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम। तो अभिकर्मित अनुदेशन है ना मित्रों, जो एक स्वाध्याय के लिए निर्मित नहीं किया गया है, ये एक क्या प्रविधि होती है मित्रों, एक विधि होती है अध्ययन की। दोस्तों इसमें कठिन विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर छात्रों के लिए सरल व सुग्राही बनाया जाता है। अगर जो विषय कठिन है, जो टॉपिक कठिन है, उसको छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर उसका है जो क्या किया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है, जिससे वो सरल हो जाता है। दोस्तों ये व्यक्तिगत तथा पत्राचार द्वारा पढ़ने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। जो व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं जो छात्र या पत्राचार पत्र के साथ पढ़ते हैं उनके लिए क्या उपयोगी है अभिकर्मित अनुदेशन। दोस्तों आगे देखिए, ये दर्शे सर्वे साधनों का प्रयोग न होकर, यहां पर दर्शे और सर्वे साधनों का प्रयोग न होकर अनुदेशन तकनीक का एक अंग है। दोस्तों इसमें शिक्षक की अनुपस्थिति में पाठ्य वस्तु अत्यंत तार्किक एवं नियंत्रित छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह पाठ्य आपकी वस्तु है, पहले इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, ऐसे प्रकार उसको क्या कर दिया जाता है, भागों में बांटकर फिर छात्रों को दी जाती है। जो अभिकर्मित अनुदेशन है इसके कुछ सिद्धांत भी कार्य करते हैं, जिनको हमने अभिकर्मित अनुदेशन जो साइकोलॉजी में टॉपिक है वहां पर हमने अध्ययन कर लिया है। देखिए लघु पदों का सिद्धांत है, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत है। यह सिद्धांत है जो अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है आपका यहां से
अभिकर्मित अधिगम के प्रकार दोस्तों। अधिगम, जो अभिकर्मित अधिगम है तो अनुदेशन देने के अनेक प्रकार के अभिक्रम काम में लाए जाते हैं, जो मुख्यतः जैसे रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, मैथमेटिक्स अभिक्रम, स्वनिर्देशित अभिक्रम, कंप्यूटर आधारित अभिक्रम। एक रेखा के रूप में बढ़ते हुए पढ़ना, शाखीय यानी कि शाखाओं के रूप में बढ़ते हुए पढ़ना, जिस प्रकार नाम है ना उसी प्रकार जो है अभिकर्मित अनुदेशन है इसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। नौवां हमारी जो विधि या उपागम आता है वो है सग्रंथन उपागम दोस्तों। सग्रंथन उपागम को संरचनात्मक उपागम अथवा वाक्य गठन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। सग्रंथन उपागम, संरचनात्मक उपागम या वाक्य गठन उपागम इसको कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेजी में इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण हेतु यह बहुत ही लाभदायक है। संस्कृत शिक्षण के लिए जो हमारा सग्रंथन उपागम है ये क्या है, उपयोगी है, लाभदायक है, किंतु इसका प्रयोग हर स्तर के लिए उपयोगी नहीं होता। संस्कृत के व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्रदान के लिए सग्रंथन जो उपागम है यह सर्वाधिक उपयोग होता है। सग्रंथन उपागम है यह संस्कृत के जो व्याकरण है उसके नियमों का ज्ञान अगर आप छात्रों को कराना चाहते हैं तो वहां पर उपयोगी रहेगा। अब देखिए इसके बारे में दोस्तों, इस उपागम के द्वारा संस्कृत के छोटे व सरल वाक्यों को छात्रों को सुनाया जाता है दोस्तों। निरंतर वाक्यों को सुनने से छात्रों में शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो जाता है, विकास होता है। इससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है क्योंकि इसमें श्रवण कौशल व मौखिक कौशल के विकास पर अधिक बल दिया जाता है सग्रंथन उपागम के अंदर दोस्तों। और 10वां जो हमारा उपागम या विधि आती है वो आती है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। निदान, जो कमजोरी है किसी बालक की, निदानात्मक, निदान हम जाते हैं ना, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम वहां पर जाकर सोनोग्राफी कराते हैं तो वो एक निदान होता है शिक्षा के अंदर, उसको निदान देख लीजिए। निदान मतलब कोई छात्रों की जो कमजोरी है उसका पता करना, क्या कमजोरी है। फिर सोनोग्राफी को देखकर डॉक्टर क्या देता है, दवाई देता है, यानी उपचार करता है हमारे। तो उसी प्रकार बाद में जो छात्रों के अंदर कमजोरी है उसका पता चलने के बाद एक शिक्षक के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। सामान्य स्थिति में आए विकार को पहचानने की प्रक्रिया को निदान कहते हैं। जो विकार है, जो कमजोरी है, जिस विषय में जो समस्या आ रही है छात्र के, उसको पहचानना ही क्या है, निदान है दोस्तों। निदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लक्षण। निदानात्मक परीक्षणों से किसी क्षेत्र विशेष के स्तर का ज्ञान न कराकर उस समस्या का पता लगाया जाता है जहां छात्र बच्चों को क्या है, कठिनाई होती है। किसी विशेष स्तर का ज्ञान निदानात्मक में नहीं होता है, इसमें सिर्फ उस चीज का पता लगाया जा रहा है जिसमें छात्रों को कठिनाई आ रही है, उनको समझने में दिक्कत आ रही है दोस्तों। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, देखिए सोनेल के अनुसार भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। वह छात्र जो अपने स्कूल में जिस विषय का अध्यापक कक्षा ले रहा है उस विषय में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो वहां पर अनुसंधान करता है यानी शिक्षक उन छात्रों के अंदर जो दोष है भाषा से रिलेटेड उनको ढूंढता है कि क्या कमी है इनके अंदर जिसके कारण ये अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वो है निदान दोस्तों। क्रोनबेक के विचारानुसार देखिए निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। यह एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्येक पक्ष पर एक शिक्षक का ध्यान चला जाता है। उन अशुद्धियों के विकसित होने से पूर्व ही उन्हें दूर कर सकता है दोस्तों। अब आगे देखिए निदानात्मक परीक्षण के बारे में। निदानात्मक परीक्षणों का क्षेत्र केवल लिखित त्रुटियों को सुधार करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु मौखिक, वाचन, उच्चारण संबंधी जो अभिव्यक्तियों में भी किए जाने वाली त्रुटियों के निदान संबंधी परीक्षण करना भी है। जो आपका ये निदानात्मक परीक्षण होता है ये सभी प्रकार का होता है। एक छात्र को जिस प्रकार की भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाना,
निदान नहीं, उपचार नहीं करना, आपको पता लगाना है वहां पर कि उसको दिक्कत क्या आ रही है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, कैसी भी हो, उसका पता इसमें लगाया जाता है। अब देखिए निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। निम्न श्रेणी के अध्यापन एवं अधिगम का निवारण करना। निम्न श्रेणी का जो अध्यापन है, जो अधिगम है, सीखना है, उसका निवारण करना। किसी विशिष्ट विषय में उपलब्धि की कमी है, उसका क्या लगाना, पता लगाना। कोई विषय है, कोई अध्याय है, कोई टॉपिक है जिसमें अगर कोई छात्र है या अधिक छात्र है तो जिनको दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, तो उसका पता लगाना। विषय समझने की गुणात्मक तथा संख्यात्मक कठिनाई का क्या करना, पता लगाना। मूल्यांकन करके उसका विश्लेषण करना। समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं का पता लगाना या उपलब्धि की कमी का पता लगाना एक ही बात है। अधिगम कठिनाई है, उसका पता लगाना, क्यों अधिगम है जो बालक नहीं कर पा रहा है। अध्यापक को स्वयं के अध्यापन का मूल्यांकन करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। और छात्रों का समुचित वर्गीकरण निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है कि ये 10 बालक है या ये 4 बालक है, इनमें से इस बालक के समझ में आ गया, इसके 50% समझ में आया और इनके 20% समझ में आया, तो छात्रों का वर्गीकरण निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। अब आपको बीमारी तो पता चल गई निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, अब क्या करना है, उस बीमारी को मेटना है आपको। तो चलिए उसके लिए हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया है, जिसका प्रयोजन ऐसी प्रभावशाली विधियों का निर्माण जिसके द्वारा प्रशिक्षण देकर सभी प्रकार की त्रुटियों का निराकरण किया जा सके। जो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हमें त्रुटियां मिली, जो हमें प्रॉब्लम आई हमारे सामने, वो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, मतलब उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षक के पास होना चाहिए जिसके द्वारा वो छात्रों की उन त्रुटियों को क्या कर सके, दूर कर सके। दोस्तों, शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के 2 भिन्न अंग है। पहले निदान होगा, निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा। दोस्तों, पहले हम उपचारात्मक शिक्षण करके बाद में निदान नहीं कर सकते, पहले निदान करना होगा, निदान के बाद उपचारात्मक होगा। दोस्तों, अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण के बाद में गुलीन, मायर्स व ब्लोयर के मत, क्या मत है इसके अनुसार, उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। बुरी आदत या कुछ कमी है तभी बुरी आदत पड़ेगी, तो उस समय बुरी आदत पड़ने पर किया जाता है। अच्छी आदत होने पर जरूरी नहीं है, अगर बच्चा सीख रहा है, अच्छा वो व्यवहार कर रहा है, तो उसको कहाँ उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मत के अनुसार समझ शिक्षण में इन कमियों के निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि को अपनाया जाता है। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों के भूतकाल की गई अशुद्धियों की पुनरावृत्ति भविष्य में रोकने का प्रयत्न किया जाता है। भूतकाल में जो छात्रों ने कमी रही है या जो अशुद्धियां की है, जो गलतियां की है, वो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनको रोका जाता है और भविष्य में वो गलतियां ना जो छात्र है वो दोहरा सके। दोस्तों, यद्यपि इस कार्य में पूर्णतः सफलता एक कठिन कार्य है उसे, किंतु उपयुक्त वातावरण मिलने पर इसके परिणाम सदैव अच्छे ही मिलते हैं। अगर उपयुक्त वातावरण शिक्षक और छात्रों के सामने उपलब्ध है, तो शिक्षक अगर छात्रों पर यह लागू करता है, तो जो भूतकाल में गलतियां हुई है, जो त्रुटियां हुई है, जो कमियां बालकों में रही है, वो भविष्य में आसानी से उनको मिटाया जा सकता है। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य है। दोस्तों, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, जो छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं उनको क्या करना, दूर करना। समय व शक्ति की छात्रों को बचत उपलब्ध करवाना। पिछड़े बालकों को हीन भावना से बचाना, क्योंकि कक्षा के अंदर कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत होते हैं। तो औसत हो, प्रतिभाशाली हो, वो तो चीज़ को आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक को समझते जाएंगे, लेकिन हीन बुद्धि वाले अगर किसी टॉपिक में पिछड़ गए तो वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो वहाँ पर उनका निदान करके उपचार किया जाए तो वो क्या होंगे, हीन भावना का शिकार नहीं होंगे। अपराधी प्रवृत्ति के बालकों का उचित मार्ग निर्देशन इसके द्वारा किया जा सकता है। हकलाने तुतलाने वाले बालकों की अक्षमताओं को भी दूर करना उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा है। दोस्तों, छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाकर पढ़ने के लिए प्रेरित भी इसके द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, आगे देखिए, गंभीर संवेगों से
पीड़ित बालकों की असमताओं को दूर किया जा सकता है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, भाषा के स्तर को उन्नत कर सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, विषय के अधिगम के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं और शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुसरण भी इसके द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार लागू करें। उपचारात्मक शिक्षण हेतु निम्न सिद्धांत ध्यान में रखे जाने चाहिए। पहला देखिए, प्रत्येक विषय में छात्र का स्तर जितना है, यानी कक्षा के स्तर को नहीं देखा जाता, छात्र का स्तर कितना है। कक्षा को उठा दीजिए, किस कक्षा में कौन छात्र है वो छोड़िए, कक्षा के अंदर जो छात्र है उनका विषय के अंदर स्तर देखिए, वहीं से उसके उपचारात्मक का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर विषय के अंदर छात्र का स्तर कमजोर है तो वहीं पर उसका क्या कर दो, उपचारात्मक चालू कर दो। दोस्तों, छात्र को उसकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह सूचित किया जाना चाहिए कि एक सप्ताह के बाद छात्र है उसका स्तर कहां पर है, बढ़ा नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, यह जानकारी उसको मिलनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण देते समय छात्र को यह कभी न कहा जाए कि वह कमजोर अथवा पिछड़ा हुआ है, इससे उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी जिससे उसका अधिगम है प्रभावित होगा। यह नहीं है कि आप 40 कक्षा में आपके बालक है, आप संस्कृत वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप क्या करते हैं, वहाँ पर 5 बालक जो क्या है कमजोर है, मंदबुद्धि के बालक है, उनको उपचारात्मक शिक्षण लागू करके आप वहाँ पर बोल देते हैं कि आप पिछड़े हुए हैं, आप कमजोर है। तो फिर क्या होगा कि उनमें एक मानसिक संतुलन, एक मनोवैज्ञानिक समाज सेट हो जाएगा कि वो अपने आप को क्या समझेंगे, कमजोर समझेंगे। कभी भी उनको ऐसा ना बोला जाए, ना उनको फील होने दिया जाए कि वो कमजोर है। उनका उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बाकी के जो 35 छात्र हैं उनके बराबर लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी नवीनतम उपागम शिक्षण की विधियां। दोस्तों, इसी के साथ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन, नवीन और नवीनतम जो विधियां हैं वो हमारी कंप्लीट होती है। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।